हेलो बच्चों। आज से हम ये फिफ्थ चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में। सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो सातत्य वाला है, कंटिन्यूटी वाला। तो इसमें से हर साल एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद अवकलनीयता है। अवकलनीयता में बहुत काम है। अवकलनीयता तो गणित की रूट है, समझिए आप। जैसे आप ओवा क ख एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तो अवकलनीयता में हम अवकलज पढ़ेंगे। कुछ अवकलज हमने 11th में पढ़े हैं और अब यहाँ इसमें बहुत काम है। तो इसके बाद के अगला चैप्टर जो है वो सब अवकलज पर ही निर्भर है। सब डिफरेंशिएबिलिटी पर ही निर्भर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिन बच्चों ने पिछले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कारण ये है ना कि इस चैप्टर पर आधारित सेकंड बुक में भी ये वाले चैप्टर से आगे को जो पढ़ेगा उसको सेकंड बुक में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये इसी का कंटिन्यूएशन है। अगर ये छूट गया तो फिर आगे आप नहीं पढ़ पाओगे, ये पक्का है। अभी तक तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे 4 चैप्टर तक अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो बाद में भी पढ़ लेगा तो चल जाएगा। लेकिन इसके बाद अब आपको लगातार बने रहना है। तो पिछला काम अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो उसको बीच में करते रहे पूरा, लेकिन ये क्लास मेरे साथ साथ करे। तो मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, हफ्ते में दो वीडियो आपको मैं भेजूंगा। कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, आप अपनी बुक से समझ के वैसे ही वो क्वेश्चन कर दीजिए। जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ वैसे ही उन होमवर्क को आपने पूरा कर देना है और मुझे भेज देना है टाइम पे, ताकि मैं देख सकूं कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये लास्ट मौका है, समझिए। इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर छूट गया तो फिर अगला चैप्टर आपके समझ में नहीं आना है। तो छठा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर सातवां चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर आठवां चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर नौवां चैप्टर समझ में नहीं आएगा। 9 चैप्टर के बाद फिर अलग है। 9 चैप्टर तक अब आपका इसी चैप्टर से लिंक है जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। और जिन बच्चों का पिछला काम छूटा हुआ है वो करते रहें, बट इस चैप्टर को मेरे साथ साथ पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि इस चैप्टर को समझने से पहले हमें 11th का एक चैप्टर था, सीमा और अवकलज था वहां, उसका नाम सीमा और अवकलज। तो उस सीमा और अवकलज में सीमा वाला हिस्सा वो मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। ये 11th की चीज है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है। तो मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूँ। आप फेयर कॉपी में इसके नोट्स भी बनाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ वही। तो ये सब काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि माना कोई फंक्शन है। कोई फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 है अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम है। ठीक है, मतलब 0 से कम अगर एक्स की वैल्यू है तो आप एफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1। और एफ एक्स की वैल्यू 2 है यदि एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है इसमें, इसका डोमेन दो हिस्सों में बटा हुआ है। 0 के बाईं ओर इसका मान 1 है, 0 के दाईं ओर इसका मान 2 है। किसका मान? इस फलन का मान। तो अब ये हमने बहुत पढ़ा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि f ऋण 0.99 का मान बताओ कितना आएगा, तो आप क्या देखोगे कि 0.99 ऋण में इसका मान या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि एफ एक्स के तो दो ही मान हैं, या तो 1 है या 2 है। आपने कौन सा मान देखना है, ये देखो। इसका मान है ऋण में, तो ऋण में मान है, इसका मतलब है 0 से छोटा है ये। तो 0 से छोटा है तो इसका मान होगा 1, तो इसका मान 1 आएगा। ओके। ऐसे ही आपसे कोई कहेगा f10 का मान बताओ, तो f10 का मान देखेंगे तो आप देखेंगे यार एफ एक्स का मान तो या 1 होगा या 2 होगा। हम कौन सा मान लिखें? तो ये देखना पड़ेगा कि x, ये जो बीच में लिखा हुआ है x, ये 10, ये 10 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। तो स्पष्ट है कि 10 0 से ज्यादा है, तो इसलिए इस फलन का मान होगा 2। तो इसका मान f10 का मान 2 होगा। तो ये सब चीजें थी, तो ये हमने पढ़ा था पिछली बार। अच्छा, अब इस फलन का ग्राफ कैसा होगा। अब हमें इस पर अगर हम जरा बात करें कि इसका ग्राफ कैसा है, क्योंकि ग्राफ से ही मैं इस सीमा को समझाऊंगा। वहां भी बस समझाई थी ये बात। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स अक्ष खींचते हैं, वाई अक्ष खींचते हैं। उसके बाद इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, तो हम दो हिस्से बनाएंगे इस ग्राफ के। एक इस ग्राफ का हिस्सा है कि इसका मान 1 है। अगर 0 हो मान और 0 से कम मान हो तो इस फलन का ग्राफ का मान 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये है एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा ये ग्राफ का नाम। ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, इसका नाम है एफ एक्स इक्वल टू 1। तो आप देखिएगा, मैंने वहां ग्राफ बनाने भी आपको बताए थे 11th में कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 इसका ग्राफ है।
ऐसे ही जीरो के दाईं ओर ये है जीरो, जीरो के बाईं ओर तो इसका ग्राफ ऐसा है, एक सीधी रेखा, एक से जाती हुई सीधी रेखा। जीरो के दाईं ओर भी इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होगी जो दो से जाएगी, तो दो बिंदु ये है, ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो जो नीले रंग से दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये ग्राफ है फलन का। और ये सब चीज तो ये तो एक्सिस हैं, जो काले से दिखाई हैं वो एक्सिस हैं। ठीक है। अच्छा, अब सीमा समझने के लिए मुझे एक चीज और समझानी है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया, पॉइंट टू होगा, अगर ये टू से जा रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, दो होंगे। अब आप देखिए, ये जीरो के बाईं ओर मैंने एक लाइन डाली है, जीरो के बाईं ओर एक लाइन डाली है और एक जीरो के दाईं ओर लाइन डाली है। अब ये जीरो के बाईं ओर जो मैंने लाइन डाली है लेफ्ट हैंड साइड में, ये लाइन इतनी जगह छोड़ी है ना मैंने बीच में इतनी है, लेकिन ये जगह इतनी नहीं है, ये जगह है, ये जीरो के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक। अब बहुत से नजदीक अगर मैं दिखाता तो आपको लाइन दिखती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर की है ये लाइन। ऐसे ही जीरो के दाईं ओर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये जीरो के दाईं ओर वाली लाइन अब दिख रही होगी, ये हटी, ये बाईं ओर की लाइन आई, ये दाईं ओर की लाइन आई। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो लाइन बनी है, ये जीरो के बहुत ही निकट है। कितने निकट है, अनंत सूक्ष्म नजदीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ्स में। ये जो इतना हिस्सा है, ये जीरो की जरा सा बाईं ओर और जरा सा दाईं ओर, जरा सा, इसको कहते हैं पड़ोस, है ये जीरो का पड़ोस। और पड़ोस को इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड। जैसे आपके नेबर होते हैं ना, नेबर पड़ोसी, और पड़ोस, पड़ोस जो होगा पड़ोस, पड़ोसी को तो नेबर, नेबर कहेंगे, और जो पड़ोस है उसे कहेंगे नेबरहुड। तो नेबरहुड इंग्लिश में भी कहते हैं इसे। तो एनएसडी से दिखाते हैं, एनएसडी। तो ये जो हिस्सा है जीरो से जरा बाईं ओर, जीरो से जरा सा दाईं ओर, इसे कहते हैं जीरो का पड़ोस या जीरो का नेबरहुड। ठीक है। ये चीज समझने के बाद अब आप समझिए कि सीमा क्या है। तो सीमा की परिभाषा ये है कि अगर किसी बिंदु पर फलन का ग्राफ बाईं ओर से आने पर, बाईं ओर कितना, बाईं ओर पड़ोस की बात हो रही है, ये जीरो के पड़ोस की बात, जीरो के जरा सा बाईं ओर से अगर आप ग्राफ को देखें, तो देखिए उस फलन, वो ग्राफ किस बिंदु पर आ रहा है। तो बाईं ओर ये है, तो बाईं ओर से ग्राफ कहाँ को पहुंच रहा है, एक पर पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है कि जीरो के बाईं ओर से जब हम आ रहे हैं, ग्राफ में चल रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है हमको, या हमको कहाँ पहुंचा रहा है, वो एक पर पहुंचा रहा है। अब ऐसी दाईं ओर से अगर आए, तो दाईं ओर से अगर आए हम ग्राफ में ऐसे चले, ये जीरो का पड़ोस आ गया यहाँ से, तो पड़ोस सब जो गुजर रहे हैं हम, तो हमको ये कहाँ पहुंचा रहा है, दो के आसपास पहुंचा रहा है। यहाँ पहुंचा रहा है एक के आसपास बाईं ओर से, और दाईं ओर से आने पर कहाँ पहुंचा रहा है, दो के आसपास। तो अगर ये अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचता है, जीरो के बाईं ओर दाईं ओर से जाने पर या आने पर, अगर ग्राफ हमको अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहा है, तो हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। हम कहेंगे इस फलन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस फलन की सीमा होने के लिए जरूरी है कि बाईं ओर से और दाईं ओर से यह फलन एक ही बिंदु की ओर को आए। तो अब फिर मैंने बार बार कहा था कि गणित में सबसे टफ होता है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ तो हर फलन का बन नहीं सकता, तो मैथ्स में कुछ टूल डेवलप किए गए हैं। तो हमने 11th में ये पढ़ा था कि अगर हम किसी बिंदु पर फलन की सतत ये सीमा निकालें, तो उसके लिए हम एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल। तो एलएचएल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जिसे पढ़ते हैं बाएं पक्ष की सीमा। तो वो कैसे निकालते थे, यही सूत्र था, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो जीरो से जरा सा कम पर फलन का मान निकालना है। जीरो से जरा सा कम, कितना कम, अनंत सूक्ष्म कम। तो उस फलन का मान निकालो। तो अब आपने जब इसका मान कैसे निकालते हैं, देखिए, जीरो से जरा सा कम लिखा, तो जीरो से कम है मतलब ऋण में है ना, ये ऋण में। तो ऋण में जब है, तो ऋण में इसका मान एक आएगा। तो एक आ गया। अब सीमा रखोगे भी अगर, क्योंकि इसमें एच तो कहीं पर है नहीं, सीमा रखने के लिए तो एच का मान रखा जाता है ना। तो एच का मान रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एच है ही नहीं, तो इसका मान एक आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे आरएचएल। तो सूत्र वही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। राइट हैंड कहेंगे तो जीरो से जरा सा ज्यादा मान लेंगे, लेफ्ट हैंड कहेंगे तो जीरो से जरा सा कम मान लेंगे। कम मतलब ऋण, ज्यादा मतलब धन। तो फिर वही बात, जीरो से जरा सा ज्यादा अगर हमने कह दिया, तो ये इस वाले में रखना पड़ेगा मान अब। क्यों, क्योंकि x जीरो से बड़ा है ना। तो जीरो से प्लस एच कहा है, तो जरा सा ज्यादा ज्यादा बढ़ गए।
तो ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ रखना पड़ेगा मान, तो यहाँ मान रखा तो 2 आया, तो 2 में ये लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि एच है ही नहीं इसमें, तो इसकी लिमिट आ गई 2। अब आप साफ देख रहे हो कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो वही तो हमने यहाँ ग्राफ में भी समझाया था आपको कि बाईं ओर से आने पर ये 1 की तरफ को आ रहा था, दाईं ओर से आने पर ये 0 के नजदीक आने पर ये फलन हमको 2 में पहुंचा रहा था, तो इसीलिए तो सीमा का अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ भी इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, चूंकि LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में। तो मैंने आपको आज ये इसलिए बताया कि कुछ बच्चों, अब बहुत टाइम भी हो गया ना पढ़ाए हुए, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। मैंने आज ग्रुप में मैसेज भी भेजा था कि 11th के जो सीमा वाला चैप्टर एक बार देख लो आप, तो थोड़ी बहुत अगर आपने देखा होगा, थोड़ा मैं पढ़ा दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू 1+x², जब x 0 और 1 के बीच में है, और 2 ऋण x जब x का मान 1 से बड़ा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कुछ नहीं, करना क्या है, ये निकालो, कह रहा है लिमिट x टेंस टू 1 fx। लिमिट को ना जब 1 पर सीमा है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, 1 पर सीमा अगर निकालनी हो, जैसे मैं कहूँ ना इस फलन की 1 पर सीमा निकालो, तो मैं यही कहता लिमिट x टेंस टू 1 fx निकालो, ये निकालो, तो एक ही बात है। तो ये संकेत भी याद रखने हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अब 1 पर सीमा निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की तरफ तो जाएंगे नहीं, इसका ग्राफ बहुत टफ भी है बनाना। तो आप क्या करोगे कि x बराबर 1 पर और LHL निकाल लोगे। LHL निकालने का एक ही तरीका है, लिमिट x टेंस टू 0 f1 ऋण h। देखो आपकी बुक में ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, सीमा निकालने में ये लिखा है आपकी बुक में हर जगह, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको आप लिखना ही मत, आप केवल ऐसे लिखना लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से निकालोगे तो गलती की चांसेस कम है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल ऐसे ही लिखना तो ज्यादा अच्छा है। तो अब वही बात है, लिमिट s टेंस टू 0 कहा, f1 माइनस h कहा। देखो 1 पर सीमा निकाल रहे हैं तो 1 ऋण h, 2 पर सीमा निकालेंगे तो 2 ऋण h, 0 पर निकालेंगे 0 ऋण h। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 0 पर निकाली थी तो 0 माइनस h लिखा था, यहाँ 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस h लिखेंगे। तो अब 1 माइनस h मतलब 1 से कम, x का मान 1 से कम है। तो अब ये तो x का मान यहाँ 1 से ज्यादा है तो इसमें नहीं रखेंगे, मान आप ऊपर वाले में रखोगे। और ऊपर वाले में मान रखने का क्या तरीका है, जहां जहां x है उसकी जगह इसमें 1 माइनस h रखोगे, तो ऐसा रखोगे, एक की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, और मैंने कहा इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 ऋण h का स्क्वायर ये मान रखना पड़ेगा। अगर आपसे मैं कहता f2 निकालो, तो f2 निकालो तो आप यहाँ रखते ना मान यहाँ, तो 2 ऋण 2 लिखते। मैं कहता f3 ऋण 3 निकालो, तो आप यहाँ रखते मान 1 धन ऋण 3 का वर्ग, इसमें रखते। क्यों, क्योंकि 1 से 1 से कम होता ना वो जब, तब जब 0 से 0 और 1 के बीच में है, कितना लिखा है इसने, अच्छा 0 और 1 के बीच में है, ऋण 3 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है फलन, तो ऋण 3 हम रख ही नहीं पाएंगे इसमें। ये फलन ऋण 3 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। ये फलन कैसे डिफाइंड है, 0 और 1 पर के बीच के बिंदुओं के लिए और फिर 1 से ज्यादा मानों के लिए ही डिफाइंड है। तो x, अगर मैं आपसे कहूं कि f ऋण 3 निकालो, तो आप कहोगे नहीं f ऋण 3 नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि f ऋण 3 के लिए ये फलन डिफाइंड ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, 0.5 निकालो, कह देता हूं मैं, x f 0.5 की वैल्यू निकालो, तो आप यहां रखोगे। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.5 है, तो आप यहां रखना पड़ेगा आपको, ये 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसी f 1 ऋण h रखना है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप ऊपर वाले में रखोगे या नीचे वाले में रखोगे इसको, तो उस हिसाब से ये वैल्यू रख दी। तो अब तो बड़ा इजी हो गया। अब लिमिट रखने में क्या होता है, इसको ओपन करके लिमिट रख दो या सीधे भी लिमिट रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन ही कर दिया इसने, चलिए, तो ओपन करके और उसके बाद सीमा रखी, जहां जहां h है उसकी जगह 0 रखा ना, तो 2 गुणा h 0, h का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, तो खाली क्या बचा 2, तो इसकी सीमा का मान आ गया 2। बिल्कुल ऐसे ही RHL निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही सेम, बस RHL में क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड होता है ना, तो एक धन एच लिखते हैं। तो एक धन एच लिखेंगे तो नीचे वाले में मान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से ज्यादा आएगा नहीं वैल्यू, तो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो इसमें रखनी पड़ेगी, 2 ऋण x में। तो 2 ऋण x मतलब ये 1 प्लस h है यहाँ, तो 2 प्लस 1 माइनस h, सॉल्व करोगे तो 2 ऋण कोष्ट खुलेगा तो ऋण 1 ऋण h हो जाएगा ना, तो 1 ऋण h, 2 में से 1 घट गया,
और अब सीमा रखने का क्या तरीका है कि h का मान डायरेक्ट इसमें रख दो 0, तो 1 ऋण 0 तो 1 आ गया। तो क्या दिख रहा है, LHL LHS, ये LHS नहीं LHL होना चाहिए, हाँ ये गलती हो गई, इसको सही कर लेना आप, ये LHS नहीं है, LHL है। तो LHL और RHL चूंकि बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन भी सतत नहीं है। एक बराबर सॉरी सतत नहीं है, सतत तो पढ़ाई नहीं है अभी, सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट x टेंस टू 1 fx का अस्तित्व नहीं है, या फलन का x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो ये है काम। अब फिर कुछ सूत्र बता दूं आपको मैं कि लिमिट और कंटिन्यूटी में हमने लिमिट और डिफरेंशियल्स में 11th में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर याद दिला दूं। देखिए सीमा कैसे निकालते हैं, कुछ सीमा में तो डायरेक्ट मान रख के सीमा निकल जाती है। अभी मैंने जो दो एग्जांपल आपको बताए हैं सीमा के, उसमें मैंने h का मान डायरेक्ट रख दिया था। तो यहाँ भी अच्छी है, जैसे कोई फलन है ना ऐसा, इसकी सीमा निकालनी है, इसकी सीमा निकालनी है, इसकी सीमा निकालनी है, तो इसमें डायरेक्ट मान रख सकते हैं आप सीमा निकालने के लिए। जैसे इसकी सीमा निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सीमा निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है उसकी जगह सीधे 1 रख दो। तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x की जगह सीधे 1 रखा, तो 1 का वर्ग धन 1 बराबर 2 आंसर आ गया। तो इस फलन की सीमा 2 है। ऐसी इस फलन की सीमा कितनी है, तो सीधे मैंने कहा साइन x है, तो x की जगह पाई बाई 2 रख दो, सीमा आ गई। तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी सीमा 1 आ गई। ऐसी इसमें भी रख सकते हैं वैल्यू, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 4x मतलब 4 धन 3, तो 4 3 7 1 8 हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर मतलब 1 धन 5 6 हो गया, 8 बट्टे 6 लिखो या 4 बट्टे 3 लिखो, एक ही बात है। ये मान निकालने का तरीका है, ठीक। लेकिन ये डायरेक्ट सीमा तब नहीं रखी जाती है अगर इनमें से कोई फलन मान रखने के बाद, जैसे x की वैल्यू रखी आपने और फलन इन रूपों में आ गया, 0 बट्टे 0 आ गया, मैंने कहा था ना बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर कभी 0 बट्टे 0 आ गया, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, या इन्फिनिटी गुणा 0 आ गया, या 0 की घात 0 आ गया, या इन्फिनिटी की घात 0 आ गया, या 1 की घात इन्फिनिटी आ गया, तो तब हम सीमा इस विधि से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अलग विधियां हैं, हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, लेकिन ये जो रूप हैं, इन रूपों को जरूर याद रख लो कि ये रूप गणित में कहलाते हैं अनिर्धारित रूप। ये अनिर्धारित रूप कहलाते हैं। अनिर्धारित मतलब इनका मान नहीं निकल सकता है, ये कहने का अर्थ हुआ। इंग्लिश में कहेंगे तो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं इनको। इनडिटर्मिनेट मीन्स जिनका मान नहीं निकाल सकते हैं, या जिनका रूप नहीं, जिनका हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ये अनिर्धारित रूप है। तो अगर किसी फंक्शन में आपने मान रखा और ये कोई रूप आ गया, तो फिर आप कहेंगे नहीं, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसकी वैल्यू या इस सीमा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये भी ध्यान रखना है, ये सब 11th की चीजें हैं। अब जैसे एक और मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी मेथड है ये। एक में तो हम डायरेक्ट मान रख देते हैं, और दूसरे में यहां देखो। अब इस वाले में क्या दिक्कत है कि जैसे इसकी सीमा निकालनी है x बराबर 2 पे, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे, 2 की वैल्यू रखोगे इसमें, देखोगे ना, सबसे पहले तो वैल्यू रख के देखनी है, तो ये 0 बट्टे 0 रूप आ जाएगा। देख लो आप, 2 की जगह मान रखो तो 0 बट्टे 0 आ जाएगा। और मैंने अभी क्या बताया था आपको पिछले वाले में कि 0 बट्टे 0 रूप अनिर्धारित रूप होता है, तो हम ऐसे मान नहीं निकाल सकते इसका, सीधे x बराबर 2 डायरेक्ट रख के मान नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कहते हैं गुणनखंडों को, तो आपको अब गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके। गुणनखंड क्या करने पड़ेंगे, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ये बताया था ना अभी। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे के गुणनखंड। तो गुणनखंड करके क्या होता है बहुत बार, कि जो चीज जीरो कर दे रही है बट्टे में, वो हट जाती है, वो कट जाती है। यहाँ देखो, जैसे ऊपर वाले का गुणनखंड किए तो x ऋण 2 एक्स स्क्वायर धन 2 एक्स धन 2 आ गया, नीचे वाले के गुणनखंड किए तो x ऋण 2 एक्स ऋण 1 आ गया। अब अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। कक्षा 7 और 8 से आपने सीखना शुरू किया है गुणनखंड, इन गुणनखंडों को खुद करके देख लेना। फिर भी अगर किसी को गुणनखंड करने ना आते हो तो मुझसे पूछ लेना कि ये कैसे बने। ऊपर वाले में रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय कक्षा 9 का है ये, और ये नीचे वाला है बीच वाले टर्म को तोड़ के जो हम गुणनखंड करते थे, 2 एकम 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 3 हो, ये उस विधि वाला है, ये कक्षा 8 का है। तो अब क्या हो गया, देखिए ऐसे गुणनखंड हमने कर लिए, तो ये जो x ऋण 2 है ऊपर और ये जो x ऋण 2 है नीचे, ये दोनों कट गए। तो कटने के बाद ये आ गया,
और अब इसमें x ऋण 2 रख के देखो तो बड़े आसानी से रख सकते हो आप। ऊपर रखेंगे 2 तो 10 आएगा, नीचे रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो अनिर्धारित रूप नहीं है ना। निर्धारित रूप तो 0/0 होता था या इन्फिनिटी होता था, ये तो नहीं है। तो इसके लिए इसकी सीमा आ गई 10। तो जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गया तो तब आपको गुणनखंड करके या कुछ और सूत्र लगा के उस फॉर्म को हटाना है, तब आप सीमा निकाल पाओगे, नहीं तो सीमा नहीं निकलेगी। अब बहुत बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि 0/0 कितना होता है। कुछ बच्चे इसको 1 कह देंगे, कुछ बच्चे इसको 0 कह देंगे, जबकि इसका मान अनिर्धारित है, पता नहीं है कितना है। ठीक। अच्छा, अब कुछ सूत्र हैं, ये सूत्र भी सब पढ़े हैं आपने, मैं एक बार इनको यहाँ लिख देता हूँ। आप इन सबको अपनी कॉपी में लिख लें ताकि इनकी कभी जरूरत पड़े तो हम तुरंत निकाल सकें। जैसे है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का मान 1 होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है ये। तो सारे लिमिट इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये x जो लिखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट या त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा में जहां जहां x लिखा है तो आप x को रेडियन में समझिएगा। अंश में नहीं है ये कोई भी कोण, ये कोण होंगे रेडियंस में। तो ये है, और ये सारे सूत्र लिख लेना एक बार। और होमवर्क में ये 3 सवाल बना लेना सीमा के। ये तीनों सवाल 11th के हैं। आपसे मैं केवल इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि सीमा कैसे निकालते हैं। बाकी अपनी किताब देखेंगे थोड़ा, 2-3 सवाल उससे बनाएंगे तो ये सीमा को समझ में आ जाएगी। और सततता में सीमा ही निकालनी है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं अब। अच्छा, अब हमने कहा था इस चैप्टर का नाम तो था सततता और अवकलनीयता। तो सततता मैंने पढ़ाने की बात कही थी। अब इसमें सततता भी कहते हैं, सातत्यता भी कहते हैं और कंटिन्यूटी भी कहते हैं। इंग्लिश में कंटिन्यूटी कहते हैं सततता को। तो ये क्या चीज होती है, कैसा होता है, ये मैं अभी बता रहा हूं। फिलहाल आप पढ़िए कि सततता, सातत्यता और कंटिन्यूटी ये तीनों एक चीज है। ठीक। अच्छा, अब फिर उसी फलन को वापस आइए जो फलन हमने स्टार्ट किया था, जिसकी सीमा का अस्तित्व नहीं था ना, इसी फलन को वापस आइए। इस फलन का ये ग्राफ था, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आप देखिए कि कोई बिंदु है, माना x बराबर ऋण 2, x बराबर ऋण 2 यहाँ पर होगा ना, ये बिंदु है यहाँ पर, फिर x बराबर ऋण 2 ये बिंदु होगा। तो ग्राफ में ये बिंदु कहाँ पर है ये देखने के लिए हम ग्राफ पर एक लंबी लंब रेखा खींचेंगे इसकी, तो ये वाला बिंदु आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस इसी ये समझ में आ गया तो कंटिन्यूटी का पूरा चैप्टर हो गया 4 नंबर का। फिर ये बिंदु आ गया ना। अच्छा, इस बिंदु के जरा सा बाईं ओर आ जाओ और जरा सा दाईं ओर आ जाओ। अब ये वैसे तो आपको ये बहुत जगह दिख रही होगी, लेकिन फिर जैसे मैं कह रहा था कि ऋण 2 से जरा सा बाईं ओर मतलब अनंत सूक्ष्म दूरी पर है, और जरा सा दाईं ओर मतलब अनंत सूक्ष्म दूरी पर है वो। तो बहुत ही नजदीक है ये। तो मैंने तो ये इतने दूर दूर इसलिए दिखाया है कि आपको ये आसानी से दिख जाए और आप समझ जाएं। इसको क्या कहते थे, ऋण 2 का नेबरहुड कहेंगे। ये ऋण 2 का पड़ोस है, ये जो 2 लाइनें मैंने बनाई हैं ये इसकी पड़ोस कहलाएगी। तो अब क्या होता है, अगर इस पड़ोस में, ये जो ऋण 2 के पड़ोस में अगर हम फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए खींच सकें। क्या कहा मैंने, किसी बिंदु के पड़ोस में, पड़ोस कहां से कहां तक है, जरा सा पहले से और जरा सा बाईं ओर तक, बाईं ओर से जरा सा दाईं ओर तक, वो उसका पड़ोस है। तो अगर किसी बिंदु पर फलन का ग्राफ बिना पेन उठाए खींचा जा सके तो तब हम कहते हैं कि वह फलन उस बिंदु पर सतत है। मैं किसी बिंदु पर सततता की बात कर रहा हूं ना, अभी किसी बिंदु पर सततता की बात। तो ऋण 2 पर सतत है या नहीं है देखना था मुझे। तो ऋण 2 पर सतत है या नहीं है देखने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस फलन के ग्राफ को, या ग्राफ तो बना हुआ है ही ये, आप ये कह दीजिए कि अगर मैं इस फलन के ग्राफ में इसके पड़ोस में बिना पेन उठाए आगे बढ़ सकूं तो तब हम कहेंगे ये फलन सतत फलन है, यहाँ पर इस बिंदु पर सतत है। तो आप देखिए इसका ग्राफ में कहीं टूट नहीं है। अगर टूट होती तो आप कहते हैं हाँ हम हमें अब उठना पड़ेगा, पेन उठानी पड़ेगी। तो इसका ग्राफ तो कहीं पर टूटा हुआ है नहीं, सतत है। सतत मतलब एक लाइन में है। तो इसलिए इस बिंदु ऋण 2 पे फलन का ग्राफ सतत है, तो फलन सतत है इस बिंदु पर, तो हम ये कह देंगे। तो मैंने पूरी परिभाषा लिख रखी है आपके लिए कि यदि हम किसी बिंदु x बराबर a के पड़ोस में फलन के ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकें, और बिना, अगर ग्राफ बना हुआ है तो हम कहें कि बिना पेन उठाए हम उस ग्राफ में आगे बढ़ सकें, अगर आगे बढ़ सकें तो फलन सतत फलन कहलाता है उस बिंदु पर। उस बिंदु की बात हो रही है, अभी एक बिंदु की बात हो रही है।
ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगा। अब हर बार मैंने कहा था ग्राफ बनाना तो बहुत ही कठिन है, तो ग्राफ बता के फिर ये देखना कि किस इस बिंदु पर ग्राफ इसका सतत है या नहीं है, उसमें कोई टूट तो नहीं है, ये देखने के लिए ये तो कठिन है कि हर बार ग्राफ से हम इसको देख सकें। तो इसके लिए भी गणित में एक टूल है, जैसे सीमा के लिए एक टूल था, वैसे ही सततता निकालने के लिए भी एक टूल है। अच्छा, इस बिंदु की बात के बाद मैं वो टूल अभी बता रहा हूं आपको। आप जरा जीरो पर बताइए इसकी सततता का हल। जीरो पर इसकी सततता का हल बताइए कि यह फलन जीरो पर सतत होगा या नहीं होगा। ठीक, हमने क्या कहा था, जीरो के पड़ोस में जाना है हमें। तो जीरो के जरा सा निकट बाईं ओर गए, तो बाईं ओर से मैं आया, ऐसे आया, देखिए मेरे एरो को देखिए आप, ये यहाँ है माना बाईं ओर, तो बाईं ओर से मैं आया और इस बिंदु पर पहुंच गया एक पर। अब मुझे जीरो के दाईं ओर जाना है, तो जीरो का दाईं ओर यहाँ पर है कहीं ग्राफ में। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बिना पेन उठाए यहाँ जा सकता हूँ क्या? अगर ये ग्राफ ऐसा सीधा होता, लाइन ऐसी सीधी लाइन आगे को होती, तो मुझे पेन नहीं उठानी पड़ती। लेकिन अब मुझे यहाँ पर से इस एक पर से इस दो पर जाना है, तो मैं बिना पेन उठाए जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस फलन में, फलन के ग्राफ में टूटन है इसमें। तो फलन का ग्राफ टूटने की वजह से क्या हुआ कि मैं इस बिंदु पर से, मतलब जीरो के बाईं ओर से जब मैं आ रहा हूं, इस पर से जीरो के दाईं ओर जाने के लिए मुझे अपनी पेन को पक्का उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ग्राफ देखना है आपने। ये जो एक्स एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये तो मैंने बनाई है। ग्राफ ये है, खाली दो लाइनें हैं ग्राफ की, नीले रंग से जो दिखाया है। तो मैं नीले रंग से जा सकता हूँ बिना पेन उठाए, एक नीले रंग वाले ग्राफ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा पाता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर टूटन है ग्राफ में। तो टूटन है मतलब सतत नहीं है। तो ये बिंदु ऋण दो पर तो सतत है फलन, लेकिन ऋण जीरो पर ये फलन सतत नहीं है। तो सततता का ये अर्थ होता है। अब फिर जब टूल क्या है इसका, हम कैसे सिद्ध करें कि किसी फलन में के ग्राफ में टूट है या नहीं है। ग्राफ बिना पेन उठाए उस ग्राफ में चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये कैसे तय करें बिना ग्राफ देखे। अब आपको तो ऐसा दिया रहेगा, फलन वही दिया है जो पिछला वाला फलन था, वही फलन है। अब इस फलन को देख के बिना ग्राफ बनाए बताओ भैया कैसे करें। तो उसके लिए ये है टूल। जैसे ऋण दो पर सततता हमने अभी देखी थी, टूल ये है कि एलएचएल निकालो, जैसे हम अभी सीमा निकालने में निकालते थे। तो एलएचएल मतलब ऋण दो से जरा सा कम मान रखिए। तो ऋण दो से कम रखेंगे तो ये जीरो से तो कम ही आएगा ना, तो यहाँ रखना पड़ेगा मान, तो इसका मान एक आएगा। ऐसे ही जरा सा दाईं ओर वाला मान रखिए, ऋण दो से जरा सा दाईं ओर, ऋण दो धन एच, पड़ोस की बात हो रही है, ऋण दो के पड़ोस की। तो ऋण दो से जब ज्यादा मान रखेंगे तो इसका मान इसी में आएगा, क्योंकि ऋण दो से जरा सा ज्यादा भी रखेंगे तो ऋण ही में रहेगा तब भी ना। ऋण दो में एच कितना है, एच तो अनंत सूक्ष्म है। तो ऋण दो से जरा सा ज्यादा भी रखेंगे तो यही मान रखना पड़ेगा हमें, यहां नहीं पहुंच सकते हम। तो एक ही मान आएगा इसका भी, तो इसका मान भी एक आए। तो ये दो चीजें तो हमने निकालना सीमा में सीखा था। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ती है कि एफ ऋण दो का मान कितना है। तो एफ ऋण दो का मान निकालने के लिए फिर देखेंगे कि कहाँ रखूं मैं मान, अब ऊपर रखूं या नीचे रखूं। ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऋण दो जीरो से छोटा ही है, तो यही रखना पड़ेगा। तो इसका मान भी एक आया। तो अब हम कहते हैं अगर ये तीनों मान एक जैसे हैं, बराबर हैं, मतलब एलएचएल, आरएचएल और एफ ऋण दो, ये तीनों अगर बराबर हैं, देखो क्या लिख रहा हूं, यदि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऋण दो, मतलब ऋण दो पर फलन का मान, तो तब हम कहते हैं कि x बराबर ऋण दो पर यह फलन सतत है। सतत है मतलब इस फलन के ग्राफ में कोई टूट नहीं है, वहां पर कंटिन्यूअस है, ये इंग्लिश में कहेंगे तो कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जीरो पर मैंने कहा था ना सतत नहीं है फलन, जो पिछला वाला फलन मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि जीरो पर ये फलन सतत नहीं है। तो सतत नहीं है तो हम कैसे सिद्ध करें? ग्राफ में देख के तो आपने बता दिया था कि वो जंप करना पड़ रहा था हमें। तो यहाँ पर क्या करें? तो यहाँ हम वही करेंगे, एलएचएल निकालेंगे, एक आएगा। आरएचएल निकालेंगे, दो आया था। कहाँ से निकाला? सबसे पहले तो सीमा वाले सवाल में यही चीज बताई थी आज। अब इन दोनों को देखो क्या ये बराबर हैं? तो जब एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है, तो फलन के सीमा का ही अस्तित्व नहीं है, तो सतत होने का तो कोई सवाल ही नहीं है उसका। क्योंकि हमारा तो ये था कि तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए थी ना, एलएचएल और आरएचएल भी बराबर होना चाहिए, फिर उसको फलन के मान के बराबर भी होना चाहिए। तो अब यहाँ एफ जीरो मैंने निकाला ही नहीं है, एफ जीरो निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देख लिया एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है अगर, तो मैं एफ फलन का मान निकाल के क्या करूंगा। तो चूंकि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है,
अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। तो हम कह देंगे कि फलन सतत नहीं है साहब, 0 पर सतत नहीं है और ऋण 2 पर ये सतत है। तो ये तरीका है सततता निकालने का। तो आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा ये। तो अब एक होमवर्क है आपका, एक ये फलन दिया है मैंने f(x = x और x²), पढ़ो इसे, और दो बिंदुओं पर इसकी सततता देखनी है। क्या? x बराबर ऋण 2 पे और x बराबर 1 पर इस फलन की सततता ज्ञात करनी है। और ग्राफ देख के जरा चेक भी करो कि आपका उत्तर सही आया है क्या। क्या वाकई ये फलन का ग्राफ सतत है? फलन का ग्राफ कैसा है, देखो यहां से यहां तक तो ऐसा है ये पैराबोलिक, और उसके बाद सीधी रेखा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने केवल दो बिंदुओं पर सिद्ध करने के लिए कहा है। एक तो ऋण 2 पर सिद्ध करो कि ग्राफ कैसा है, ऋण 2 के नेबरहुड में सतत है कि नहीं, और एक x बराबर 1 पर देखो कि फलन का ग्राफ सतत है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपनी बुक में आइए, उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 देखिए, x बराबर 1 पर दिख रहा है, इस फलन की सततता की जांच करो। सततता की या सातत्यता की एक ही बात हुई। तो इस वाले सवाल में क्या करेंगे हम, इस वाले में ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे कि सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि चाहे LHL निकालें तो मान यही रखना है और RHL निकालें तो मान यही रखना है। तो बस इतना ध्यान रख लो, फिर कोई काम आपका छूटेगा नहीं। आप LHL निकालोगे क्योंकि इसमें डोमेन दिया ही एक रूप से है ना, तो LHL निकालेंगे इसी में मान रखना है, और RHL निकालेंगे तो इसी में मान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही टाइप से फंक्शन डिफाइंड है। तो अब इसने बनाया है ये अलग तरीके से बनाया है, लेकिन आप ऐसे मत बनाना, ऐसे मत बनाना जैसे मैंने बताया है LHL RHL वाली विधि, वैसे ही बनाना इसे, ये किताब वाली विधि से मत बनाना। ठीक है, आप LHL निकालो, RHL निकालो, फलन का मान निकालो, f बराबर 1 पर निकालना है तो f1 निकालोगे, फिर देखो कि ये तीनों चीज बराबर है, आई है या नहीं आई है। अगर तीनों चीज बराबर आ गई तो फलन सतत है, नहीं तो फलन सतत नहीं है, बात खत्म। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। उदाहरण 2 आप बनाओगे कि f(x बराबर x²) है, तो 0 पर सततता निकालो। मैंने जैसे कहा था LHL भी इसी में रखोगे, RHL भी इसी में रखोगे। क्वेश्चन बनाओ खुद। उदाहरण 3 बनाना है, f(x = mod x), mod x को ऐसे डिफाइन कर दें। तो इसमें देखिए, इसमें अलग अलग आ गया। इसमें आपको समस्या आएगी कि मान यहां रखूं या यहां रखूं। तो बिल्कुल समस्या आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं आज, 3 इसी वाले में, LHL RHL वाले। तो बाएं पक्ष की सीमा कहाँ रखोगे, मान सोचो कहाँ रखोगे, खुद बनाओ इसको। ठीक है, और बनाना वैसे ही, अगर मेरे हिसाब से नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे इन सवालों में। तो 4 नंबर हैं इसके, तो LHL LHS लिख दे रहा हूं फिर मैं। हाँ, लिखना क्या था, LHL। LHS तो राइट वो सिद्ध करने में लिखते हैं ना, LHL लिखोगे आप, और RHL निकालोगे आप, और फलन का मान निकालोगे इस बिंदु पर। किस बिंदु पर? जिस बिंदु पर आपको निकालना है। तो x = 0 पर निकालना है, तो x = 0 पर मान निकालने के लिए f0 निकालोगे, ये कहने का अर्थ हुआ। तो सोचो जरा कैसे बनेगा ये उदाहरण बनाना है, जरूर बनाना है। उदाहरण 4 तो इसी के जैसा आ गया। बाएं पक्ष की LHL और RHL अलग अलग जगह डिफाइंड है, 0 पर बता रहा है कि सतत है नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, बिल्कुल वैसे सवाल है, खुद बनाइए। फिर उसके बाद f(x = k) है, तो k पर ये फलन है, f(x = k), जांच कीजिए, कह रहा है कि जिन पर अचर फलन सतत है। तो आप क्या करोगे, अब इसमें बिंदु नहीं दिया है ना, इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए कह दिया। तो ऐसे वाले सवालों में जहां बिंदु नहीं दिया रहता है, वहां बिंदु मान लेने होते हैं। तो आप कोई बिंदु मान लो, जैसे इसने तो C मान रखा है, आप कोई बिंदु मान लो, A भी मान सकते हो। x बराबर A पर देख लो इसका कि सतत है या नहीं है। अगर A पर सतत आ गया तो सब जगह सतत है फिर ये। जैसे इसने किस पर मान रखा है, C पर। लेकिन क्वेश्चन बनाने में ध्यान रखना कि आप तो उसी तरीके से बनाओगे साहब, LHL निकालोगे और RHL निकालोगे और उस बिंदु पर फलन का मान निकालोगे। अगर आपने A लिखा है तो A मान निकालोगे, C पर निकाल रहे हो तो C निकालोगे। ठीक है, उसके बाद एक फलन और दे दिया है f(x = x), और इसमें भी आपको बिंदु नहीं दिया है, कोई भी बिंदु नहीं दिया है कि किस बिंदु पर निकालना है। वास्तविक संख्याओं के लिए कह रहा है। तो तरीका क्या है कि अगर कोई बिंदु नहीं दिया है तो बिंदु आप अपनी तरह से मान लो, कोई भी ABC जो चाहिए मानो। इस बिंदु पर चेक करो, कैसे चेक करेंगे, वही LHL निकालो, वही RHL निकालो, और फलन का मान निकालो। अगर B लिया है तो B पर निकालो, C लिया है तो C पर निकालो। देखो कि ये तीनों मान बराबर आए हैं या नहीं आए। अगर तीनों मान बराबर आ गए तो फलन सतत हो गया।
ठीक है, तो ये 6 उदाहरण तक ये काम करना है। कुछ मैंने एक सवाल मैंने दिया है 7, तो इस चैप्टर के तो 7 सवाल बनाने हैं और सीमा के वो 3 सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो आज है शुक्र, मंगल के दिन फिर मेरा टर्न है अगला। अब हमने टर्न बांट लिया ना कि किस दिन किस विषय का आपको काम मिलेगा, तो हर दिन आपको दो दो विषयों के काम मिल रहे होंगे। तो गणित का मेरी बारी है शुक्रवार और मंगलवार को, तो अगली बार अब मैं मिलूंगा मंगलवार को, तो मंगल तक इतना सारा काम कर लो और उसके बाद हम इसी वाले चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, तो ये बड़ा चैप्टर है, तो आराम से पढ़ेंगे इसे और मेहनत करते रहो बेटा। इस चैप्टर को मत छोड़ना और इसको मेरे साथ साथ पढ़ना। इसमें लापरवाही कर दी तो 9 चैप्टर तक भुगतोगे फिर आप। ठीक है, फिर हैप्पी रीडिंग।